नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदलने के मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि अगर भारत ने इसी तरीके से प्रयास किए तो क्या इसका मतलब यह होगा कि चीन के वे क्षेत्र हमारे क्षेत्र का हिस्सा बन गए। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वो चीन से पूछना चाहते हैं कि अगर वो पड़ोसी देश के अलग अलग राज्यों के नाम बदल देंगे तो क्या वे उनके क्षेत्र के हिस्से हो जाएंगे। ऐसी गतिविधियों के कारण संबंध खराब हो रहे हैं, इससे भारत और चीन के बीच रिश्ते बिगड़ेंगे। चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदलने के मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह तीखी प्रक्रिया देखने को मिली। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के प्रतिक्रिया में मंगलवार को कहा कि अगर भारत ने भी इसी तरीके से प्रयास किए तो इसका मतलब यह होगा कि चीन के वे क्षेत्र हमारे क्षेत्र का हिस्सा बन गए। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि वो चीन से पूछना चाहते हैं कि अगर पड़ोसी देश के अलग अलग राज्यों के नाम बदल देंगे तो क्या वो क्षेत्र उनके हो जाएंगे। ऐसी गतिविधियों की वजह से भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो बिगड़ेंगे। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को कहा कि देश के इतिहास को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि अपने इतिहास का समान बोध और अपने भविष्य के समान दृष्टि रखने वाले लोग राष्ट्रीयता का निर्माण करते हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि हमारे इतिहास पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। आलोचक भी इसको लेकर कुछ नहीं कह सकते। इसकी वजह प्राचीनता है, ये सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। दूसरा इसकी निरंतरता और तीसरा इसका विशाल विस्तार। उन्होंने ये बात मंगलवार को प्राचीन भारत और उसकी उपलब्धियों के इतिहास के अलग अलग चरण को समेटने वाली 11 अंकों की एक पुस्तक श्रृंखला का विमोचन करने के दौरान दिल्ली में कही। वहीं दवाओं के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों ने बिना शर्त माफी मांग ली। हालांकि अदालत ने बाबा रामदेव की ओर से दिए गए हल्फनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हल्फनामा हमारे सामने आने से पहले मीडिया में प्रकाशित हो गया, इसे प्रचार के लिए दाखिल किया गया था। हमारे लिए रामदेव और बालकृष्ण के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि हमने 6 अप्रैल को ही हल्फनामा दाखिल कर दिया था। रजिस्ट्री ने शायद इसे जजों के सामने रखा नहीं, रजिस्ट्रार ने। इसके बाद रोहतगी ने हल्फनामे का अंश पढ़कर सुनाया जिसमें बाबा रामदेव और बालकृष्ण माफी मांग रहे हैं। जज ने दाखिल हल्फनामे पर ऐतराज जताया। इसमें रामदेव ने देश से बाहर जाने वाले अपने एक कार्यक्रम की जानकारी भी दी। जजों ने इसे देखकर कहा कि इस तरह से सारी प्रक्रिया को हल्के में लिया गया। वहीं जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी सरकार को बदले 1.5-2 महीने हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि बिहार से दिल्ली तक नेताओं में छटपटाहट होने लगी है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बिहार में जमीन में लोगों को जन स्वराज की ताकत दिख रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अगर कोई धंधेबाज कह रहा है तो वो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि वो इस बार बिहार के लोगों और बिहार को सुधारने के लिए काम लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि हम बिहार इस बार जनता का ठेका लेकर आए हैं ताकि जनता के लिए काम कर सके। अभी तर्कस में कई और तीर बाकी हैं। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि पदयात्रा हो गई, अब क्या करेंगे। तो पीके ने कहा कि वो उनको बतला देना चाहते हैं कि अभी इससे बड़ा बुलेट दागना बाकी है। जब वो पदयात्रा में आए थे तो 100 से 50 लोगों के साथ आए थे, लेकिन आज हजारों से भी ज्यादा लोग जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं। बिहार की दूसरी पार्टियों को समीकरण बनाने दीजिए। कोई MY समीकरण बना रहा है तो कोई PY बना रहा है, कोई A to Z बना रहा है। आप देखिएगा कि एक ही समीकरण होगा, वो जन बल का समीकरण होगा। देश में जन बल के आगे कोई समीकरण नहीं चलता हैं। अब तय कर लिए हैं कि अभी तो 1.5 महीना भइल बा, यहाँ से लेके दिल्ली तक छटपट कर रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है,
तो हम भैया धंधेबाज हैं, जनता का ठेका ले लिए हैं। अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में मछली रोटी खाते मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो खुद तेजस्वी यादव ने बनाई है। तेजस्वी यादव के इस वीडियो पर अब बीजेपी ने सियासत भी शुरू कर दी है। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पूर्व डिप्टी सीएम पर अब इस वीडियो को लेकर कटाक्ष किया है। तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना कटाक्ष करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं तो उन्हें सनातन का संस्कार भी अपनाना चाहिए, लेकिन वो अपना नहीं पाते। और भी बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। क्या कुछ है वीडियो, आप भी देखिए। रोटी है, नमक है, और आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं। और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके। और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया खाते उन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही आप सब लोग अभी। वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच गया है। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो मछली और रोटी खाने का जैसे ही पोस्ट किया, वैसे ही भाजपा खेमे में बवाल मच गया और उन्होंने नवरात्रि में मछली रोटी खाकर उसका वीडियो डालने पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा दिया। अब भाजपा के इस आरोप पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का IQ टेस्ट लिया था और समझ जाइए कि इन लोगों का IQ टेस्ट कितना है। अब वीडियो में दिखाया गया है कि 8 तारीख को हम लोगों ने खाना खाया, इसका मतलब कि वो नवरात्रि से पहले का वीडियो है। बीजेपी के लोग यही करते हैं। हमको पता था कि पूरे मामले पर वो कूट कूट कर बयान देंगे। मुकेश सहनी ने भी भाजपा के इस आरोप पर चुटकी ली है। कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे कि अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। भाई ये इंडी गठबंधन वाले बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि बिहार और देश की जनता को आखिर किस तरह का मैसेज दें ताकि वो उन्हें वोट करें। एक तरफ तो बहनें जब धरातल पर उतरी और जनता के मूड को समझी तो प्रभु श्री राम का नाम जपने लगी, और दूसरी तरफ भाई जो हैं वो नवरात्रा में हेलीकॉप्टर में बैठकर और मछली खा रहे हैं, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। एक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आपको अपने धर्म को भ्रष्ट करना पड़ रहा है। अरे ये मैसेज देने से क्या होगा? जनता के लिए काम करना चाहिए। एनडीए की सरकार में बिहार ने
पूरे बिहार की जनता के लिए सभी तरह के काम किए। देखिए, जिस तरह से नवरात्रि का पर्व चल रहा है और बिहार के जो है नेता तेजस्वी यादव ने मछली खाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म का अपमानित करने का काम किया है। इसलिए मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि कम से कम किसी को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते हैं किसी धर्म को, तो अपमानित करने का भी अधिकार आपको नहीं है। इसलिए बिहार की जनता जो है देख रहा है इनको, और ये केक कभी प्लेन में काटते हैं, कभी प्लेन में ये मछली खाते हैं। भ्रष्टाचारियों का एक मतलब कि बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से बिहार की जनता देख रही है और इनको आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी जी ने नवरात्र के अवसर पर मछली वाली जो वीडियो चलाई है, इससे उनकी मानसिकता ही झलकती है। पिछले दिनों उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाने का एक आइडिया दिया था। इन तमाम चीज़ों से यह स्पष्ट है कि तेजस्वी जी के मन में सनातन धर्म के प्रति जिस तरह की श्रद्धा है, नवरात्र के अवसर पर जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, इससे उनको मालूम है कि कितने सनातनियों को तकलीफ हुई होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से वो जिस तरीके से अपना व्यवहार हर वक्त हर नई चीज़ें लेकर सामने आते हैं और सनातन के विषय में जिस तरह का व्यवहार वो रखते हैं, मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने ही उनको ये सद्बुद्धि दी है कि वो अब कई दिनों से 3-4 दिनों से हम लगातार मुकेश सहनी जी के साथ जा रहे हैं, है ना। और हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने IQ टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है, उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है। और हमने जो IQ टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। तो ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, जानकारी तो है नहीं, मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं है। हम IQ टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। इसको बोल रहे हैं, कांटा कहाँ अटक गया। आप देखिएगा ना, इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों पे कैसे कूद करके लोग आ रहे हैं, कितने लोग कूद करके आ रहे हैं। तो जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे, बिना ट्वीट को देखे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। कई दिनों से 3-4 दिनों वही बिहार में चुनाव प्रचार को लेकर इंडिया और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा सामने आए और उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम चरण में बिहार के जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से जमुई और नवादा में चुनावी सभा है। इस चुनावी सभा के बाद चारों लोकसभा सीटों पर कहीं भी महागठबंधन मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैदान खाली रहता है, लेकिन एनडीए की रैली में लोग स्वतः आते हैं और मैदान 1-1 इंच बढ़ जाता है। असल में मूल अंतर है राजनीतिक कद और प्रभावशाली व्यक्तित्व का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आगे तेजस्वी सरीखे नेता कभी टिक ही नहीं सकते। तेजस्वी और उनके कुनबे के लोग कुछ भी कर ले, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सभाओं के 1/4 भीड़ भी नहीं जुटा सकते। पीएम मोदी की 2 रैलियों में उमड़ी भीड़ देखकर ही महागठबंधन के नेता हताशा में है। अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है। पीएम मोदी की गया और बिहार के दूसरे जगहों पर रैली बाकी है। अभी तो रोड शो भी नहीं हुआ है। जब एनडीए का चुनाव प्रचार समाप्त पर होगा, तब तो लगता है महागठबंधन के नेता कोमा में चले जाएंगे। चुनाव प्रचार किस वहीं झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ अलीराजपुर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के बाद अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। एसपी के निर्देश के बाद पुलिस ने धारा 188 के तहत आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि विक्रांत भूरिया ने कांग्रेस के मंचों से मंत्री नारायण सिंह चौहान और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष परवाल के नेतृत्व में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की। बीजेपी की शिकायत के बाद अलीराजपुर पुलिस ने विक्रांत भूरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीराजपुर का बच्चा जानता है कि क्या करा है। मैं तो एक किस्से की बात करूंगा।
वो किस्सा आप सबको पता होगा और आपको पता होना भी चाहिए। कल मैं एक इंटरव्यू वहीं बिजनौर के धामपुर में बैसाखी का पर्व मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पंजाब बी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत अखंड पाठ और भक्ति संकीर्तन के कार्यक्रमों में अनुयायी हिस्सा लेंगे। इसी कड़ी में नगर परिक्रमा के लिए सुबह के समय शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को लेकर सिख समाज के लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। आज की ये जो प्रभात फेरी निकाली जा रही है, ये 13 अप्रैल बैसाखी की खुशी में निकाली जा रही है। बैसाखी का पर्व सिखों के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने 5 प्यारों को अमृत छका के सिख धर्म की नींव रखी थी। इस उपलक्ष्य में ये बैसाखी का पर्व मनाया जाता है और गुरु सिंह सभा धामपुर आज बैसाखी की इस खुशी में सुबह से प्रभात फेरी निकाल रही है। आज की ये जो प्रभात वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के 400 नारे के बारे में बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि 400 पार एक झूठा जुमला है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि अगर कोई पार्टी चुनाव जीत रही होती है तो वो इस तरीके से पागलों की तरह काम नहीं करती। मोदी जी में घबराहट है क्योंकि राजस्थान, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों में इनकी सीटें कम हो रही हैं। 23 सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन 23 सीटों पर पूरा तन मन धन से 4 गुना मेहनत और ताकत से हमारा कार्यकर्ता प्रचार करेगा, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेता प्रचार करेंगे और वो सारे चुनाव हम लोग जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। नंबर 1, और जहां भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, जिन राज्यों में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वहां भी हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेगी। और एक बात मैं आप लोगों से बहुत साफ कह देना चाहता हूं, 400 पार ये भी एक जुमला है। 400 पार एक झूठा जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप में से बहुत सारे पत्रकार बहुत दिन से पत्रकारिता में हैं, आप लोग। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को बदनाम करने के लिए झूठ बोलना पीएम मोदी की आदत है, लेकिन 10 महीने से जलते मणिपुर पर झूठ बोलना आदत नहीं, पाप है। पीएम मोदी ने किस मुंह से कहा कि समय से की गई कार्रवाई की वजह से मणिपुर की हालत सुधरी है? आखिर पीएम मोदी बिना पलक झपकाए इतना झूठ कैसे बोलते हैं? मोदी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। उनके झूठ को सुनकर कभी हंसी आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है और कभी कभी आश्चर्य होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए इतना झूठ कैसे बोल लेता है। अपनी वाहवाही में झूठ बोलना, विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलना, मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ बोलना, ये प्रधानमंत्री की आदत में शामिल है। लेकिन 10 महीने से जलते हुए मणिपुर पर सफेद सपाट झूठ बोल देना आदत नहीं, पाप है। किस मुंह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि समय रहते कार्रवाई हुई और मणिपुर की हालत सुधर गई? किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? कौन सी सुधरी हुई हालत की बात कर रहे हैं? असलियत यह है कि 10 महीने से मणिपुर जल रहा है। असलियत यह है कि मणिपुर के लोगों ने जिस सरकार को नकार दिया वो। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां 1 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत के बाद अब 1 महीने बाद उसका शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रामपुर के शौकत ने अपनी बेटी शबाना की शादी मुबारक नाम के युवक से की थी। मृतका के भाई ने बताया कि 7 मार्च को उन्हें सूचना मिली कि उनकी बहन की बिजली की करंट लगने की वजह से मौत हो गई है। उसे दफन कर दिया गया है। जब महिला के मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिला, जिसके बाद हत्या की आशंका जाहिर करते हुए मृतका के मायका पक्ष ने थाने में जाकर तहरीर दी। इस तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मृतका का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुई थी। अब इसमें इनके आपस में विवाद चलता रहता था। अब जो जिसकी जानकारी हमें ज्यादातर मिल भी ना पाई थी, वो मिली भी तो हम नजरअंदाज इसमें है कि आपस में होती है थोड़ी बहुत।
तो उसके बाद हमें एक दिन फ़ोन आता है कि उसके करंट से पकड़ के मौत हो गई, करंट से उसको पकड़ लिया है, बिजली ने पकड़ लिया है, उसकी मौत हो गई है। ताकि जब जिसके ससुराल, उसके लड़की के ससुराल वालों ने बताया भी नहीं, किसी और ने फ़ोन करके बताया। तो हम लोग आप पहुँचे वहाँ पे, देखा तो हमने कहा भी करंट का नहीं है, तो बोले नहीं आग लग गई थी, ये था। गांव वालों ने सबने उनके समर्थन में इस तरह की बातें करनी, ये ऐसी बात है और ये है वो है। वहीं शिवपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक करेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिछोर की तरफ से एक सफेद कार में 4 लोग अवैध गांजे के साथ उसे बेचने के उद्देश्य से करेरा की तरफ आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीला पिछोर रोड पर चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद मुखबिर की सूचना के मुताबिक एक कार आती दिखी, जिसे रोककर पुलिस ने चेक किया तो गाड़ी के अंदर गांजे के 25 पैकेट मिले, जिनका कुल वजन 50 किलो बताया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 50 किलो गांजा और एक हुंडई की और गाड़ी जब्त की गई है। कल एक महत्वपूर्ण इनपुट करेरा पुलिस को मिला था कि 4 तस्कर जो है वो भोपाल से गाड़ी में करेरा पुलिस को मिला था कि 4 तस्कर जो है वो भोपाल से गाड़ी में गांजा लेकर के आ रहे हैं। करेरा पुलिस द्वारा उनको इंटरसेप्ट किया गया। 4 आरोपी इसमें पकड़े गए, जिनके नाम संजय यादव जिला राजगढ़, कमल अहिरवार जिला भोपाल, शेलू यादव जिला मैनपुरी और देवेंद्र यादव व वरुण यादव पुत्र देवेंद्र यादव जिला मेरठ। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव को अपने पक्ष में करने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ती नजर आ रही। यहां तक कि वो नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से अपने हित में मतदान करने की अपील करती हुई नजर आ रही हैं और उनके साथ उनकी बेटी अदिति राव भी जगह जगह चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। इससे ये मालूम होता है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की एक और पीढ़ी अब राजनीति में सक्रिय होती नजर आ रही है। वहीं अपने चुनाव प्रचार के दौरान डिंपल यादव ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी बीजेपी हिचकिचा रही है। मैं समझती हूँ जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों का समर्थन लगातार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन प्रदेशों में लोगों का समर्थन उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिल रहा है लगातार। मैं समझती हूँ जब इंडिया का मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।